आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड पाथ इंडिपेंडेंट। यानी कि जब ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन करती है या उसके अंदर वर्क डन होती है तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। तो ये आज हम देखेंगे। यानी अगर फर्ज करें मैंने ये यहाँ से ये इस डब्बे को यहाँ से उठाकर यहाँ लेके जाना है तो एक तो ये रास्ता है, एक ये पाथ है। तो लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ, मैं इसका वर्क डन निकालता हूँ, फिर इसको यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ, एक वो दूसरा रास्ता मैंने इख्तियार कर लिया। लेकिन जो वर्क डन होगा वो इस रास्ते से भी उतना ही होगा जितना इस रास्ते से होगा। इस चीज़ को आज हम प्रूफ करेंगे। इसी बात को जिसको प्रूफ करना है इसको लिख भी लेते हैं कि भाई पाथ इंडिपेंडेंट होने का मतलब यह है कि रास्ता, पाथ का मतलब होता है रास्ता इंडिपेंडेंट, यानी जो किसी चीज पे डिपेंड ना करता हो। नो चेंज इन वैल्यू ऑफ वर्क डन व्हेन पाथ इज चेंज, यानी वर्क डन की जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क ना पड़े कब, जब रास्ता तब्दील हो जाए। इसके लिए मैंने जैसे पहली भी एग्जांपल दी, फर्ज करें ये पॉइंट क्या है, ये है ए पॉइंट। पहले चलें इसको सी पॉइंट कह लेते हैं। अब क्यों कहता हूँ, क्यों, क्योंकि उसकी रीज़न मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। और इसको मैंने पॉइंट ए तक लेकर जाना है, ये पॉइंट है। एक रास्ता जैसे मैंने बताया यहाँ से यहाँ भी मैं जा सकता हूँ, और दूसरा रास्ता क्या है कि मैं क्या करूँ, इसको पहले यहाँ तक नीचे ले आऊँ और यहाँ तक लाने के बाद इसको फिर मैं वापस अपने आप को इधर ले जाऊँ। तो फिर ये दो रास्ते हैं, एक ये पाथ वन है, ठीक हो गया, जबकि ये जो दूसरा है इसको मैं ग्रीन से शो करता हूँ, तो ये क्या है, ये पाथ टू है। अब दोनों पाथ में हम वर्क डन निकालेंगे टोटल और देखेंगे कि क्या वो बराबर है या नहीं। हम एंड पे पाथ हम करेंगे कि हाँ वो बराबर है। इसी लेक्चर से पहले हमने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड क्लोज पाथ के अंदर बात की थी कि क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन जब हम निकाला था हमने इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, तो वो जीरो आया था। यहाँ पे हमने उसका प्रूफ भी किया था कि टोटल वर्क डन एंड पे क्या है, जीरो। तो आज इसी के अंदर जो कुछ चीज़ें हैं कि भाई यहाँ से यहाँ इस डब्बे को जब हम लेके गए थे तो फिर वर्क डन क्या था, यहाँ से यहाँ जब गए थे तो वर्क डन क्या था, तो उसी का इस्तेमाल करके हम आज आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं हम। यहाँ से फर्ज करें वही डब्बा है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर आता हूँ। यहाँ से यहाँ तक लाते हुए इसको मैंने फ़िलहाल चले यहाँ ही रख देता हूँ कि यहाँ से कहाँ सी से बी। तो ये पहले मैं देखूंगा कि सी से बी वर्क डन कितना हुआ, जो कि यहाँ से सी से बी हो गया। तो उसके बाद क्या है कि बी से उसको ए तक लेकर गया, तो उसको जमा कर दूंगा उस वर्क डन में जो कि बी से लेकर ए तक हुआ है इसके ऊपर। अब ये दो वर्क हैं, ये दोनों मिलाकर मुझे बताएंगे कि जो पाथ टू है, कौन सा पाथ, जो पाथ टू है उसमें टोटल वर्क डन कितना हुआ है। तो यहाँ पर मैं भी करूँगा इसको, जबकि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये है क्या। बेसिकली जो वर्क डन फ्रॉम सी टू बी है वो ये बेसिकली ये है, जबकि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, सॉरी बी टू ए, वो ये है हमारे पास। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये बेसिकली हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी मैस होता है उसके इर्द गिर्द एक फील्ड होती है। तो वो फील्ड में क्या होता है कि ये मैस, जब दूसरा मैस उस फील्ड के अंदर आता है तो वो इसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो इस फील्ड को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरीके से अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ज़मीन की फील्ड की बात करें, मतलब ये ज़मीन है उसके इर्द गिर्द भी एक फील्ड है जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड कह रहे हैं, और उसके अंदर ये सब कुछ, ये डब्बे को मूव करा रहे हैं, मतलब ज़मीन के ऊपर हम हैं और ये सब कुछ करवा रहे हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। फर्ज करें यहाँ पे इस डब्बे को मैंने छोड़ा, तो जब मैंने छोड़ दिया तो ये नीचे गिर गया और नीचे गिरते गिरते पॉइंट पी पे चला गया। जब मैंने छोड़ा तो मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई, बल्कि ज़मीन ने इसे अपनी तरफ, नीचे की तरफ इसको खींचा, जो कि नीचे फोर्स लगी, जिसको मैं कौन सी फोर्स कह रहा हूँ कि ज़मीन की लगाई हुई फोर्स है। और जब एक ज़मीन एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेट। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट। तो ये जो स्मॉल डब्ल्यू है आपके पास, ये क्या है, वेट है, जो कि अर्थ की लगाई हुई फोर्स है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है वो किस तरफ है, वो नीचे है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ सारी चीज़ें, क्यों, क्योंकि जब मैंने वर्क डन निकालना है तो हमें बात पता है कि वर्क डन जो है वो बराबर होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा, जिसमें जो थीटा है वो बेसिकली एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। ये डॉट प्रोडक्ट से हमने खोला था, ये चीज़ हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब चूंकि मैं सी से बी की बात कर रहा हूँ, तो सी से बी जो वर्क डन है उसकी अगर मैं बात करूँ तो आपके पास अगर आप देखें तो फोर्स क्या है, वो वेट के बराबर है।
क्योंकि ज़मीन लगा रही है और तो कोई फोर्स नहीं है, उसी की वजह से तो डिस्प्लेसमेंट नीचे आ रहा तय हुआ है। तो ये W हो गया फोर्स की जगह, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसको अगर मैं क्या कह दूं कि यहाँ से यहाँ नीचे क्या है D1, जबकि यहाँ से यहाँ क्या है D2। अब ये मैंने पहले से स्पेसिफाई कर दिया, फिलहाल हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये D डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा D1। एंगल क्या है दोनों के दरमियान, एक ही तरफ देख रहे हैं तो एंगल क्या होगा 0, तो cos 0 हो जाएगा। और cos 0 अगर हम कैलकुलेटर में करें तो ये 0 और ये मैंने cos लिया तो आंसर आया 1। और ये आंसर जब आ गया 1 तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय WD1, तो जो ये आ जाएगा आपके पास WD1 आंसर आ गया, जो कि वर्क C से B जब यहाँ से यहाँ तक ये डब्बा गया। अब यहाँ पे जब पहुंचा तो यहाँ पे फर्स्ट करें हमने शुरू में एक फोर्स लगाई, लेकिन जाहिर है आगे उसके बाद फोर्स नहीं लगाई, तो यहाँ से जब ये यहाँ मूव गया मूव हुआ तो उसमें हमारी कोई फोर्स का किरदार नहीं है, वो इनर्शिया की वजह से, क्योंकि पहले से मोशन में था हमारी फोर्स की लगाई की वजह से, तो इनर्शिया की वजह से आगे जा रहा था। तो यहाँ से यहाँ वो मूव किया और इस वक्त सिर्फ एक ही फोर्स लग रही थी, वो थी ग्रेविटी की फोर्स। लेकिन क्या वो मजबूर कर रही थी इसको यहाँ से यहाँ लेकर जाने में, ये अब देखते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ से यहाँ कितनी थी, इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रही थी, वो थी नीचे की तरफ, जो कि W उसका वेट ही है, जबकि इसने डिस्प्लेसमेंट किधर किधर तय किया है, वो है इस तरफ तय किया है। तो अब दोनों के दरमियान एंगल अगर मैं देखूँ तो ये तो 90 है। तो अगर मैं वर्क डन किसके लिए निकालूं, ये B से A यानी B से A मैं गया हूं, तो ये सिंपल हो गया हमारे लिए कि जब मैं FD करूंगा cos ऑफ थीटा करूंगा, तो जिसमें हमारे पास जो फोर्स है वो तो वेट के बराबर है, क्योंकि अर्थ की लगाई हुई फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो D2 के बराबर है, लेकिन जो एंगल है वो अब कितना है 90, तो ये cos ऑफ 90 हो गया। और अगर हम कैलकुलेटर में 90 का बेसिकली cos 90 करें तो आंसर आता है 0, यानी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय WD तो वो भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास वर्क डन B से A क्या आ जाएगा 0 जूल। यहाँ पर भी ये कोई ना कोई जूल है, लेकिन फिलहाल हम जनरल WD1 लिख रहे हैं। अब यानी कि यहाँ से यहाँ कोई वर्क डन नहीं किया किसने, ग्रेविटेशनल फोर्स ने, यानी ग्रेविटी की फोर्स ने, वेट ने, अर्थ की लगाई हुई फोर्स ने। अब हमने यहाँ से यहाँ टोटल वर्क अगर मैं देखूं तो दिस प्लस दिस यानी टोटल वर्क पार्ट 2 में वो कितना आया है, दिस प्लस दिस, जो कि ये वैल्यूज हमने की थी टोटल वर्क, तो वो आपके पास ये तो 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या है WD1, तो ये मैं सिर्फ WD1 है, बाकी प्लस 0 तो मैं लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है। अब हमने देखना है कि C से A क्या वर्क डन निकलता है। अब हम निकालते हैं वर्क डन फ्रॉम C से A, मतलब हमने ये डब्बे को फर्ज करें यहाँ पे एक स्लाइडर के ऊपर रख दिया और उसने स्लाइड इसको किया नीचे की तरफ। C से A वर्क डन निकालने के लिए हम इस लेक्चर की मदद लेते हैं जहां पर हमने इस डब्बे को इस पूरे क्लोज पाथ में C से A इधर भी मूव कराया था, और यहाँ पर भी हमने C से A वर्क डन निकाला था, जो कि यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था यहाँ पर कि जब हमने FD cos थीटा लगाया था बेसिक फार्मूला, तो यहाँ से यहाँ नीचे जाते हुए अर्थ की लगाई हुई फोर्स थी जो कि वेट था। अब आगे क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ये D वाला तय हुआ है, लेकिन हमने बेसिकली वर्क डन फार्मूले में ये बात पढ़ी थी कि जो वर्क डन होता है वो होता है कि जब फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो। अब फोर्स की डायरेक्शन किधर थी हमारे पास, फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास थी नीचे, तो हमने वो वाला डिस्प्लेसमेंट लेना है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो। फोर्स नीचे अर्थ की लगाई हुई फोर्स है जिसको W भी कहा था, तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा लेना है, ये वाला, लेकिन हमारे पास तो ये वाला है। तो इसके हमने दो हिस्से किए थे, जो कि एक ये हिस्सा था और एक ये हिस्सा था, और इसमें हमने ये कहा था कि ये एंगल के सामने वाला साइन वाला हिस्सा है, ये वाला कॉज है, तो हमने चूंकि ये वाला लेना है कॉज वाला, तो हमने कॉज थीटा वाला हिस्सा लेके उसकी वैल्यू डाल दी, और वो चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से cos 0 और cos 0 1, तो यानी आंसर आ गया था WD ये वाला साइड, ये वाली साइड। तो उसी चीज को मैं बिल्कुल कॉपी करके यहाँ पे ले आया हूँ जो कि मैंने वहां से उठाई है। इसमें चलें ये चीज तो हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो उसमें ये वाली चीज हमने D2 ली थी, लेकिन यहाँ पे हमारी D1 है, तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं। किसको भला, इसको, कि ये हमारे पास D1 है, ये भी D1 है, जबकि ये भी क्या है D1 है, उधर हमने D2 लिया था, तो ये D1
D1 और ये भी D1, और ये हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या है D1, तो C से A हमारे पास आंसर आया D1। तो ये आपके पास पाथ 1 से, जिसको मैं चले यहाँ पे लिख देता हूँ, पाथ 1 से आंसर कितना आया, WD1। पाथ 2 से क्या आंसर आया था, WD1। इसका मतलब यहाँ से जाऊं या ये वाला रास्ता अपनाऊं, रास्ते अपनाना, डिफरेंट पाथ अपनाने से वर्क डन उतना ही आएगा, यानी वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो एक ही जितना आएगा, जितना मतलब यहाँ से जाऊं या वहां से जाऊं, पाथ इंडिपेंडेंट है वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। अब हमने दो चीजें पढ़ी, क्या कि जो वर्क डन है किसके अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो उसमें हमने पहली चीज ये पढ़ी थी पिछली वीडियो में कि वो क्लोज पाथ के अंदर जो टोटल वर्क डन है वो आपके पास होता है 0। जबकि दूसरी चीज हमने पढ़ी कि वही वर्क डन जो है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसी फील्ड जिसके अंदर ये दोनों चीजें अग्री होती हों, मतलब ये दोनों चीजें हों, तो ऐसी फील्ड्स को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो इन दोनों चीजों को फॉलो करते हों। और इसकी मिसाल हमने अभी देखी, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक कंजर्वेटिव फील्ड है। इसके साथ साथ इन्हीं फील्ड्स के अंदर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ रहे थे कि ज़मीन फोर्स लगा रही है, तो वो जो फोर्स लगा रही है वो भी बेसिकली फिर क्या कहलाएगी, कंजर्वेटिव फोर्स। अगेन कौन सी फोर्स, जिसके अंदर जब हम वो फोर्स लगाएं और क्लोज पाथ में 0 हो वर्क डन और पाथ इंडिपेंडेंट हो, तो फिर हम उसी फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो क्या सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड ही है क्या जो कंजर्वेटिव फील्ड है, या उसके अंदर जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, नहीं, असल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और इसके अंदर जाहिर है जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगी हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक चार्ज के इर्द गिर्द जो फील्ड होती है जिसमें दूसरे चार्ज पे वो फोर्स लगाता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और जो चार्ज फोर्स लगाता है तो फिर जाहिर है उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। तो क्या कोई ऐसी फोर्सेस या फील्ड्स भी हैं जो कि इन दोनों चीज़ों को फॉलो ना करती हों, तो बिल्कुल हैं। तो उस तरह की फील्ड्स को, उस तरह की फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स, जबकि उसके अंदर जो फोर्सेस होंगी वो फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगी। जिसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई मकनातीस जो है वो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाता है जिसमें वो दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे ये एक मैग्नेट है तो इसके इर्द गिर्द कोई एक फील्ड होगी जिसमें अगर कोई और मैग्नेट आएगा तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इसकी फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और ये फील्ड बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव होती है, यानी इसके अंदर वो क्लोज पाथ 0 वर्क डन जो है क्लोज पाथ के अंदर 0 नहीं होता और पाथ इंडिपेंडेंट भी नहीं होता। इसके साथ साथ इसकी फोर्स क्या होगी, वो फिर जाहिर है मैग्नेटिक फोर्स होगी, जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। क्यों, अब नॉन कंजर्वेटिव बेसिकली क्या है कि हम जब, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं जो कि एक चार्ज के ऊपर फर्ज करे लग रही है, तो हम वो बेसिकली निकालते हैं Q, और आगे हम निकालते हैं V क्रॉस B, यानी ये दो वेक्टर्स हैं, इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर वेक्टर देते हों, तो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। फिलहाल हमारे एक कंसर्न नहीं है, तो फिलहाल हम इसको एक ओवरव्यू लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। कि अगर एक चार्ज को मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पर फर्ज करिए चार्ज है, इसको मैं मूव करवा रहा हूँ इसके अंदर, तो अब ये जो मूव करेगा ना तो इसके ऊपर ये फोर्स लगेगी। अब ये जो फोर्स है वो बेसिकली वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं, या ये होता है कि जो वेलोसिटी के ऊपर फोर्स डिपेंड होती है फिर उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती। अब ये मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है, जाहिर है इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, हमसे हमारा सिर्फ कंसर्न है कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, और जबकि मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके अलावा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की अगर और एग्जांपल दूँ तो ये नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, जो कि मैंने एक दो तीन और एग्जांपल दे दिए हैं। जिसमें हमारे पास नॉर्मल फोर्स, जब कोई सरफेस जैसे टेबल अगर एक चीज़ के ऊपर जो इसके ऊपर पड़ी हुई, फर्ज करें बुक पड़ी हुई है, तो ये जब सरफेस एक फोर्स लगाती है जो कि परपेंडिकुलर होती है तो वो भी नॉन कंजर्वेटिव होती है। जबकि फ्रिक्शनल फोर्स, दो सरफेस के दरमियान एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है,
तो उसको हम, जो कि मोशन को रोकती है, उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। वो भी क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जब एक रस्सी के अंदर खिंचाव पैदा होता है तो उस खिंचाव को हम टेंशन फोर्स कहते हैं, तो वो भी बेसिकली एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी उसके अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं होती। तो आज हमने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि पाथ इंडिपेंडेंट है, उसके बारे में बात की, और एंड में हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स के बारे में, फोर्सेस के बारे में बात की।